नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है वनरक्षक राजन सरोड़िया। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये जो 20 प्रश्न है दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 जो लेबर इंस्पेक्टर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का पेपर हुआ था दोस्तों, उससे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, मुझसे जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ज्यादातर दोस्तों उसमें एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए, एमपी फॉरेस्ट गार्ड से पहले एमपी पटवारी का पेपर होगा। और देख लेना दोस्तों, एमपी पटवारी का जब पेपर होगा ना, ठीक है, तो मेरे जनरल साइंस की वीडियो उठाना आपको क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैं किस लेवल की साइंस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको दोस्तों यकीन हो जाएगा जब एमपी पटवारी का पेपर होगा और आपको मैं बताऊंगा कि मेरी कौन सी क्लास से दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्योंकि मैंने जनरल साइंस के अभी तक आपको बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। तो मैं आपको जब एमपी पटवारी के पेपर होने लगेंगे ना, तो बताऊंगा कि कहाँ कौन से वीडियो से क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी क्लास के बताऊंगा। ठीक, बाकी मुझे दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट या दूसरे चैनल वालों से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपको दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड साइंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यही पढ़ाऊंगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये बात तो तय है। और इस बात का विश्वास आपको तब होगा दोस्तों जब एमपी फॉरेस्ट गार्ड के पेपर से पहले एमपी पटवारी का एग्जाम होगा। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गाल्जिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप पढ़ते रहते हैं, मानव रक्त पढ़ते रहते हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों मतलब विद्युत ऊर्जा के रूपांतरण, मतलब डायनेमो हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, या सेरिकल्चर क्या है, एपीकल्चर क्या है, इस प्रकार की जनरल साइंस पढ़ते रहते हो लुसेंट की। और जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 50 बार कि ये क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी में मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक जो होते हैं गाल्जिकाएं, ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो याद रखना, ये पाए जाते हैं आपके कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में दोस्तों क्या पाए जाते हैं? गाल्जिकाएं पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने जब दोस्तों आपको जीवन की मौलिक इकाई कोशिका पढ़ा रहा था तो वहां सब पढ़ाया था आपको। गोल्जिकाएं पढ़ाया था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, राइबोसोम पढ़ाया था, लाइसोसोम पढ़ाया था। ठीक है, सारी चीजें वहां पढ़ाया था। ठीक है, और देखिए अब क्या होता है, ये गोल्जिकाएं आया है। तो देखिए, गोल्जिकाएं क्या होता है दोस्तों, जो कोशिका होता है ना, ठीक है, मान के चलो ये कोशिका है। ठीक है, और इसमें कोशिका द्रव्य भरा है। ठीक है, कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा है और इसमें एक केंद्रक है। तो केंद्रक के समीप दोस्तों क्या होता है, कुछ थैलेनोमा जैसी संरचनाएं होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? गोल्जिकाएं कहा जाता है। कोशिका होती है, ठीक, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य में केंद्रक होता है, केंद्रक के समीप क्या होता है? थैलेनोमा संरचना होती है, जिन्हें गोल्जिकाएं कहा जाता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो ये कोशिका के अंदर जो पदार्थ स्रवित होते हैं, मतलब निकलते रहते हैं दोस्तों, उसका संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है, और उसके परिवहन में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, कौन? ये गाल्जिकाएं, जिसे गाल्जी उपकरण भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की राड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर ऊष्मा अंतरण होता है। भाई ये देखिए, लोहा की राड है, मान के चलो ये, ठीक है, एक सिरा इसका ये है, एक दूसरा सिरा ये है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? लोहे की राड के गर्म सिरा, मान के चलो ये गर्म सिरा है और ये वाला ठंडा सिरा है, तो इधर से इधर क्या कह रहा है? ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है। तो उसको कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज पहले ये बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ऊष्मा जो होता है, हीट जो होता है, वो ऊर्जा का एक रूप होता है, एनर्जी का रूप होता है। ठीक है, और ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, गर्म वस्तु से किसकी ओर होगा? ठंडी वस्तु की ओर होगा। किसकी ओर होगा? गर्म वस्तु से दोस्तों ठंडी वस्तु की ओर क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और ऊष्मा का स्थानांतरण 3 माध्यम में होता है। ठीक है, अब मेरे को दोस्तों ये सब चीजें याद हो गई, मैंने 50 बार पढ़ा चुका हूं, तो मेरे को बिल्कुल रट चुकी हैं ये बार बार पढ़ाते पढ़ाते। तो चालन, संवहन, विकिरण, एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। ये बाष्पीकरण और ही कुछ होता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो देखिए, जब ठोस पदार्थ होता है दोस्तों, तो उसमें चालन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? चालन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। और जो द्रव होता है, ठीक है, लिक्विड और जो गैस होता है दोस्तों, उसमें संवहन के माध्यम से। जैसे कहीं की जलवायु, कोई मान के चलो कोई वायु गर्म
गर्म स्थान से गुजरती है तो गर्म हो जाती है, ठंडे स्थान से कोई वायु गुजरती है तो ठंडी हो जाती है। इसे कहते हैं संवहन। और विकिरण का मतलब दोस्तों क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचता है वो विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। इसमें मीडियम या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की राड क्या है दोस्तों, ठोस है ना, तो गर्म सिरे से ठंडे सिरे को उसमें स्थानांतरण किससे होगा, चालन से होगा, कंडक्शन से होगा। ठीक है, और चालन दोस्तों इससे याद रखना, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। सुचालक जैसे मान के चलो दोस्तों, सुचालक पदार्थ कौन कौन से हो गए, जैसे कॉपर हो गया। कुचालक कैसे हो गया, जैसे लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय बचाते हैं कहलाते हैं। यदि आप किसान के पुत्र होगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए भाई, यदि आप किसान के पुत्र होगे ना या किसान भी होगे, ठीक है, तो ट्रैक्टर में जो देखिए हम बखरानी करने जाते हैं, ठीक है, बखरानी करने जाते हैं तो उसमें कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसमें इसे बखर भी कहते हैं हम लोग। ट्रैक्टर के साथ चलता है कल्टीवेटर। ठीक है, कल्टीवेटर से क्या करते हैं, जुताई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक होती है सीड ड्रिल। क्या होती है, सीड ड्रिल। क्या होती है, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से क्या करते हैं दोस्तों, सीड ड्रिल से दोस्तों बुआई करते हैं, बोनी करते हैं। और एक होता है दोस्तों हार्वेस्टर। हार्वेस्टर से क्या करते हैं, हार्वेस्टर से दोस्तों कटाई होती है और थ्रेसिंग दोनों चीज हो जाती है। एक कंबाइन मशीन है, क्यों, क्योंकि उससे कटाई भी होती है। जैसा देखा होगा ना आपने, खेत में हार्वेस्टर चलता है तो गेहूं काटते हैं भाई, तो कटाई तो होती है लेकिन साथ साथ में क्या होता है, थ्रेसिंग भी हो जाती है, दाना भी निकल जाता है ना, तो एक कंबाइन मशीन होती है हार्वेस्टर। ठीक है, ये सब चीजें दोस्तों फसल उत्पादन एवं प्रबंध है। जब ये टॉपिक पर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, और नहीं भी आपने देखा होगा तो मैं इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, आप समझ लो, है ना। फसल चक्रण क्या होता है, फसल को बदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। खरपतवार क्या होता है, जैसे मान कर चलो दोस्तों कोई भी फसल है, ठीक है, जिसे हम लेना चाहते हैं उसके अलावा दूसरे जो भी चीज़ हो गए तो वो खरपतवार होती है। मान के चलो दोस्तों आपने गेहूं की फसल लगाए और गेहूं की फसल में अगर मक्का उग गया, जैसे अभी गेहूं की फसल लगी और मक्का उग रहा है, तो मक्का दोस्तों अवांछित फसल है। क्यों, क्योंकि हम गेहूं की फसल लेना चाहते हैं लेकिन उग क्या रहा है, मक्का, तो मक्का खरपतवार हो जाएगा। ठीक है, वो हर चीज दोस्तों जिसे हम नहीं चाहते लेकिन वो उगती है वो खरपतवार है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ऐसे जैविक घटक को कहते हैं बायोवीडिसाइड्स है। अगर ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रिपीट हुआ ना, ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट बन जाएगा बायोवीडिसाइड्स है। ठीक है, अगर खरपतवार नाशी बोलता आपको मैं तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन उसने बायोवीडिसाइड लिख दिया है तो आप चकरा जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवार को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक के कहलाते हैं बायोवीडिसाइड्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, जब मैं साउंड पढ़ा रहा था आपको, ध्वनि पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। और देखिए दोस्तों, जिस वस्तु का जो आयाम जितना ज़्यादा अधिक होगा ना, वो उतनी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है, उसकी ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। ठीक है, और यदि आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि भी क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, तो निर्भर नहीं करती कह रहा है, तो कंपन के आयाम पर तो निर्भर करेगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कंपन आवृत्ति, आवृत्ति जो होता है दोस्तों एक तारत्व नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तारत्व मतलब जो होता है अलग चीज होती है, मोटी आवाज पतली आवाज, वो दोस्तों आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। और प्रबलता किस पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। वस्तु का कंपन करते हुए क्षेत्र में भी दोस्तों ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। और ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी, ध्वनि के स्रोत से श्रोता की दूरी मतलब दोस्तों आपने कहां से चिल्लाया और कहां तक वो आवाज पहुंची, उस पर भी तो ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता मतलब दोस्तों कुल मिला के साउंड की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपन का आयाम जो होता है दोस्तों उस पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। और आवृत्ति मतलब जो आवाज का मोटापन पतलापन होता है ना, कि उसकी बहुत अच्छी आवाज है, सुरीली आवाज है, तो वो सिर्फ डिपेंड करती है आवृत्ति पर, फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, जिसका मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा कंपन आवृत्ति पर क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था, देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वैसे वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं ये क्वेश्चन को एनसीईआरटी में ढूंढता हूँ कि कौन सी यूनिट से आया। ठीक है, उसके बाद पूरी यूनिट पढ़ लेता हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व ढूंढ रहा था तो मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। ठीक है, मात्र मुझको इस चैप्टर को पढ़ने में मुश्किल से 6 से 7 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, 6 से 7 मिनट, और चैप्टर को मैंने खत्म
खत्म कर दिया, ठीक है, एनसीईआरटी साइंस का है ना। लेकिन मैंने एक चीज़ गौर किया दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो है ना, इस पॉइंट के अलावा दोस्तों उस चैप्टर में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लिखा था जो उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो विलुप्त प्रजाति होती है, प्रजाति जो अब पृथ्वी और कहीं भी मौजूद नहीं है उनको विलुप्त प्रजाति कहते हैं, जैसे डायनासोर हो गया, ठीक है। और एक और प्रजाति होती है दोस्तों जिसके हम संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। कौन सी प्रजाति कहते हैं? संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। मतलब दोस्तों जो विलुप्त हो चुकी है, जो दुनिया में नहीं है, उसको तो विलुप्त प्रजाति कह रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो संकट मतलब जो विलुप्त होने की कगार पे है, जिनकी संख्या कम बची है, तो उनको दोस्तों संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। कौन सी प्रजाति कहते हैं? संकटापन्न प्रजाति कहते हैं, ठीक है, मतलब संकट में आ चुकी है ना। अच्छा दोस्तों, आपने सुना होगा एक नाम रेड डेटा बुक, क्या होता है? रेड डाटा बुक या लाल किताब सुना होगा। तो रेड डेटा बुक जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो संकटापन्न स्पीच होती हैं, मतलब जो खतरे में है, मतलब जो समाप्त होने वाली हैं दोस्तों, उनका रिकॉर्ड उसमें रखा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट मिला दोस्तों जीके का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके जनरल साइंस में पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है। जब मैं इस यूनिट को पढ़ रहा था तो इसमें मेरे को एक फैक्ट मिला कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दोस्तों सीधा सीधा लिखा है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों साइंस में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन जीके का है, लेकिन ये क्वेश्चन साइंस में आएगा, क्यों? क्योंकि साइंस की एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। इसलिए याद रखना, भारत का प्रथम आरक्षित वन दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक है। अब अग्निशामक मतलब क्या होता है दोस्तों? अग्निशामक मतलब दोस्तों आग बुझाने वाला यंत्र, ठीक है। क्या होता है? आग बुझाने वाला, ठीक है। अग्निशामक मतलब दोस्तों आग बुझाने वाला। मान के चलो दोस्तों, आपके घर में या कहीं भी कोई आग लग गई, लकड़ी में आग लगती है, तो हम किससे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं ना। किससे बुझाएंगे? आग लगेगी तो हम पानी से बुझाएंगे ना। तो याद रखना दोस्तों, ठोस ईंधन में जब आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जल अग्निशामक, मतलब हमको दोस्तों किसका उपयोग करना है? जल का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे दोस्तों, तो देखिए, कागज और लकड़ी जैसे ठोस पदार्थ में आग लगती है तो हम पानी से डालते हैं ना भाई, तो जल अग्निशामक ही उपयोग होगा ना, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज लिखी देखिए। अब जल अग्निशामक तो इसका आंसर हो गया। ये सूखा पाउडर अग्निशामक क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों, जो सूखा पाउडर है अग्निशामक होता है ना, इसका उपयोग भी किया जाता है। अच्छा, जैसे मान के चलो दोस्तों, ठोस पदार्थ में आग लगी तो आपने तो क्या करिए? पानी डाल दिए। अच्छा, मान के चलो बिजली के कारण मान के चलो दोस्तों आग लग गई, क्या हो गया? बिजली जो होता है ना, चिंगारी, ठीक है, और गैस हो गया, तेल हो गया। तो जब इसमें आग लगती है दोस्तों, तो याद रखना उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस को दोस्तों अग्निशामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जो तेल होता है ना दोस्तों, कभी कभी उसमें आग लगती है ना, जैसे पेट्रोल डीजल हो गया, तो उसके लिए एक अग्निशामक और होता है जिसे फोम अग्निशामक कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम अग्निशामक कहते हैं। एक और अग्निशामक होता है सूखा पाउडर अग्निशामक। तो दोस्तों उसमें सूखा पाउडर डाल देते हैं, ठीक है, वो कुछ केमिकल रहता है तो उससे भी आग बुझ जाती है, ठीक। तो ये सब अग्निशामक के प्रकार है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था, जरा सा कॉमन सेंस यूज करते तो आप जल अग्निशामक इसमें क्लिक कर लेते, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इनसे संबोधित किया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने कितने बार आपको पढ़ा चुका हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब याद रखना दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, प्रतिबिंब दोस्तों वो चीज होती है जिनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, इन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो दोस्तों, एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण क्या होता है? एक बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरण दोस्तों दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर? दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दोस्तों, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक को, किसको? जो वास्तव में है दोस्तों, उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जो आभासी है, ठीक है, उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब याद रखना दोस्तों हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों, जिसका हम आभास करते हैं, जिसे महसूस करते हैं, उसका दोस्तों हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक हैं। तो देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना, ठीक है, उसमें बिजली के वाहक जो होते हैं वो होते हैं आयन। कौन होते हैं? आयन होते हैं, ठीक है। और आपको मैं आयन भी बता चुका हूं कि दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है धनायन, एक होता है ऋणायन, ठीक है। जब पिछली क्लास में दोस्तों साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, तब मैंने बताया था कि आवेशित कण को आयन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो बिजली जो चलती है, ठीक है, तो उसमें बिजली जो चलती है दोस्तों आयनों के कारण चलती है, ठीक। एक सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई भी विलयन हो, ठीक है, कोई भी विलयन हो,
ठीक है, उसमें विद्युत जो ट्रांसफर होगी, विलयन मतलब दोस्तों उदाहरण के लिए कोई भी द्रव पदार्थ है, ठीक है, उसमें विद्युत कब होगी, जब आयन होंगे तभी वो इधर उधर से ट्रांसफर होंगे ना भैया, जब तो उसमें विद्युत चलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी के एक गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण है। अब ये क्वेश्चन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपकी कोई सिक्का पड़ा है तो ऊपर उठाया दिखाई देता है, ठीक है, कोई चीज़ में पानी में कोई छड़ डूबी है तो टेढ़ी दिखाई देती है। ये सब कारण क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए दो चीज़ होती है, प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। मान के चलो दोस्तों ये कोई सतह है, प्रकाश आया ये, ठीक है, और प्रकाश टकरा के चला गया, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि ये कोई तत्व है, यहाँ प्रकाश आया और ये टकरा के दोस्तों अंदर चला गया, ठीक है, तो मतलब दोस्तों जब कोई प्रकाश, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, देखिए परिवर्तन में क्या हो रहा था, ये आया और ये आया, ठीक है, एक ही माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में चला जाता है। लेकिन अपवर्तन में क्या होता है, माध्यम चेंज हो जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है दोस्तों, जो क्या होता है, जो आपतित किरण होती है, ठीक है, जो आपतित किरण होती है और एक अपवर्तित किरण होती है, जो इसको अपवर्तित कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन के केस में आपतित परावर्तित, अपवर्तन के केस में आपतित और अपवर्तित। जो अपवर्तित की किरण होती है दोस्तों, या तो वो अभिलंब होता है, लंब बीच में यहाँ पर, ठीक है, तो उसकी ओर झुक जाती है या उससे दूर चल जाती है, ठीक। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है दोस्तों, जो चम्मच है पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस जीव को पहचाने जिसमें परिसंचारी तंत्र नहीं होता। अगर मैं कहूं दोस्तों कि आपके शरीर के अंदर परिसंचरण तंत्र है कि नहीं, ठीक है, तो बिल्कुल है भैया। अब परिसंचरण तंत्र क्या होता है भाई, देखिए परिसंचरण, जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, पर्यावरण शब्द किससे मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बनता है, परिधन आवरण, मतलब दोस्तों परिधन आवरण मतलब दोस्तों चारों ओर से घेरे हुए। अगर मैं इसके परि की जगह आवरण की जगह संचरण लगा दूं तो ये परिसंचरण बन जाएगा। मतलब दोस्तों चारों ओर, संचरण मतलब क्या होता है, चलने वाला या बहने वाला, ठीक है, तो चारों ओर बहने वाला। तो हम जब मानव शरीर की बात करेंगे दोस्तों या किसी के शरीर की बात करेंगे तो उसके पूरे शरीर में बहने वाला, तो उसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों अंगों का ऐसा समुच्चय होता है ये परिसंचरण तंत्र, जिससे क्या होता है कि उसकी कोशिकाओं के बीच क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनका क्या होता है, यातायात होता है, बहन होता है, ठीक है, या चालन होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो मानव जो होता है दोस्तों, याद रखना, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र होता है। क्यों, क्योंकि देखिए धमनी होती है, हृदय होता है ना, केशिकाएं होती हैं। तो देखिए इसमें जो दोस्तों हमारे शरीर में जो भी चीज़ बहती हैं वो क्या बहती है, धमनी सिरा में बहती हैं। तो क्या होता है, इसमें कोई भी चीज़ बाहर नहीं बहती, इसलिए बंद है, ठीक है। अच्छा, परिसंचरण तंत्र जो है दोस्तों, इसके जनक विलियम हार्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के एक वैज्ञानिक हुए दोस्तों, जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की, इसलिए इन्हें परिसंचरण तंत्र का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए इसमें दोस्तों उस जीव को पहचानिए जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता। तो हाइड्रा और एक स्पंज होता है दोस्तों। कौन होता है, हाइड्रा और एक स्पंजी जो पदार्थ होते हैं, इनमें दोस्तों परिसंचरण तंत्र नहीं होता, ठीक। चलिए बाकी में कुत्ता, मेंढक और मनुष्य में क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। खून काटोगे तो खून निकलेगा ना, बिल्कुल सही बात। चलिए धूम गहरा संयोजन है, तो धूम कोहरा संयोजन है दोस्तों, धूम और कोहरे का, स्मोक एंड फोक का। किसका है, स्मोक एंड फोक का। जब दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में इसकी, देखिए मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो देखिए मैं जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था ना, तो यहाँ से भी मुझे को 2-4 फैक्ट नए सीखने को मिले। कौन कौन से, देखिए जैसे ग्रीन हाउस गैसें हो गई, ठीक। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, तो मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कौन कौन सी, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होती हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखने को मिली वहाँ मेरे को कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो कहाँ कहाँ होती है दोस्तों, अपने घर में जो AC होता है, ठीक है, अपने घर में तो नहीं है भाई, ठीक है, एयर कंडीशन जो होता है अपने घर में तो नहीं है, और फ्रिज है ना, तो फ्रिज और AC में दोस्तों क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भरा रहता है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये भी एक वायु प्रदूषक होता है। क्या होता है, वायु प्रदूषक होता है, और उसके कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत को क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है, ठीक है। और अच्छा ये चीज़ हो गई। अच्छा मान के चलो जो धूम कोहरा है दोस्तों, ये वायु प्रदूषण का एक रूप है, ठीक है। आपको बता देना चाहता हूँ कि धूम कोहरा क्या है, तो वायु प्रदूषण का एक रूप है, ठीक है। इससे क्या क्या हो सकता है भाई, देखो इससे सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, दमा हो सकती है, खांसी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती है। अच्छा धूम कोहरा होता है ना, याद रखना ये सिर्फ ठंडी के टाइम में दिखाई देता है, सर्दियों के समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथिका के साथ नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु की जड़ों में पाए जाते हैं। 50 बार बता दिया दोस्तों, राइजोबियम, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में, जिसमें मटर हो गया ना, चना हो गया, और क्या हो जाए, मटर, चना, मूंगफली, इस प्रकार के पौधों में क्या होता है, ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण या स्थिरीकरण करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है। इस विधि को कहते हैं, जैसे आपने देखा हो दोस्तों, आपकी मम्मी लोग देखा हो ना कि जो दाना होता है, गेहूं जो होती है, उसको सुखाती हैं। क्यों सुखाती हैं? उसकी नमी निकल जाती है। उससे नमी निकलना मतलब दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ से नमी निकालना मतलब दोस्तों क्या? जल को निकालना, और जल को निकालना मतलब निर्जलीकरण। जैसे कहते हैं ना हम कि हमको गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो कहता है नींबू पानी पियो, नमक का घोल पियो, ORS पियो, WHO पियो। ठीक है, तो निर्जलीकरण मतलब दोस्तों किसी भी चीज़ से यदि जल निकलती है तो निर्जलीकरण होता है। ठीक है। अच्छा, अनाज और दाल को समानतः सूर्य के प्रकाश में सुखाकर संरक्षित किया जाता है, तो इस विधि को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, डिहाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों देखिए, पाश्चुरीकरण लिखा है, दूध को उबाला जाता है। दूध को मतलब एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है और एकदम से ठंडा कर लिया जाता है ना। प्रशीतन क्या होता है? मतलब रेफ्रिजरेशन, फ्रीज में रख दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें घर्षण हानिकारक है? जब मैंने घर्षण पढ़ा दिया हूँ, फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ यूनिट में, है ना। तो देखिए, मशीन के चलते हुए हिस्से में घर्षण हानिकारक है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों जैसे मशीन हो गई आपकी, कोई भी मशीन हो गई, तो उसमें घर्षण होगा तो भाई जो कल पुर्जे होते हैं, कोई भी नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं? घिसते हैं। क्या होते हैं? घिसते हैं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मशीन के चलते हुए हिस्सों में क्या होता है? घर्षण से हानि होती है। और सड़क पर चलना दोस्तों, सड़क पर चलना भी घर्षण होता है, लेकिन सड़क पर चलने से, घर्षण से क्या होता है? ये घर्षण का एक फायदा है। यदि घर्षण नहीं होगा तो हम सड़क पर नहीं चल पाएंगे भाई। वाहन को रोकने के लिए ब्रेक लगाना, अगर वाहन में हम ब्रेक लगाने के लिए दोस्तों घर्षण बल नहीं लगेगा, घर्षण बल कहाँ लगता है? ब्रेक और टायर का जो होता है ना, जहाँ वो टायर ब्रेक चपकता है वहाँ घर्षण लगता है, तभी तो टायर स्लो होता है और गाड़ी रुकती है। ठीक है, तो घर्षण रुकता है, वो भी फायदा की बात है। और कागज पर कलम द्वारा लिखना, यदि कागज पर दोस्तों कलम द्वारा लिख रहे हैं हम, तो वो भी किसके कारण लिख रहे हैं? घर्षण के कारण लिख रहे हैं। भवन बन रहा है तो घर्षण के कारण बन रहा है। अगर घर्षण नहीं होगा भाई तो आपका जो रेता और सीमेंट का जो गारा होता है वो ईटा से नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीज है भाई, जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है, और NCERT नहीं पढ़ोगे तो आपका निश्चित रूप से भला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन करना हमको। तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब जिंक धातु अभिक्रिया करता है तो निम्न उत्पादों का गठन होता है। देखिए दोस्तों, मैंने जब आपको अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया था तो एक मात्र सिंगल कॉन्सेप्ट बताया था। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देख के होश उड़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने वहां आपको पढ़ाया था कि आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि अम्ल जो होता है और जो क्षार होता है, क्या एसिड एंड जो बेस होता है दोस्तों, धातु के साथ, किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करके दोस्तों हमेशा लवण और क्या देते हैं? लवण और हाइड्रोजन देते हैं। हमेशा याद रखना, आगे से भी याद रखना, धातु की अभिक्रिया चाहे आप अम्ल के साथ करवाओ और क्षार के साथ करवाओ, आपको लवण मिलेगा और H2 गैस ही मिलेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट याद रहता दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, कट हो गया। ठीक है, दूसरे में हाइड्रोजन है, तीसरे में हाइड्रोजन है, चौथे में नहीं है। मतलब दोस्तों इनमें से एक कोई आंसर बचा, बी और सी में से। ठीक है, तो देखिए जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड तो दोस्तों ये लवण नहीं है, लेकिन जिंक क्लोराइड क्या है? लवण है। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक लवण होता है ना, सॉल्ट होता है ना, इस प्रकार से जिंक क्लोराइड लवण है और हाइड्रोजन गैस है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बन रही है ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अम्ल या हुआ क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुनिए। भूकंप के आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में, ठीक है, निर्माण में हल्की सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए। बिल्कुल की जानी चाहिए। भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, गलत बात है भाई ये। झटके लेने के लिए उपयुक्त डिजाइन इंजीनियर से करवाना चाहिए। अग्निशमन उपकरण आसानी से उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भूकंप आता है ना, भूकंप क्या मालूम आपको पता है ना, आंतरिक जो प्लेट होती हैं उनमें हलचल होती है, तो उसके कारण जो विक्षोभ उत्पन्न होता है धरती की ऊपरी सतह पे, उसको भूकंप कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हमको उससे मतलब नहीं है ये दोस्तों। जब मैंने पढ़ा इस चीज़ को तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि जो भूकंप आता है, भूकंप जो होता है उसकी शक्ति को हमको पता है रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, और 7 से अधिक रिएक्टर पैमाने में दोस्तों 7 से अधिक आता है भूकंप का, तो उसको बहुत अधिक खतरनाक भूकंप माना जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, अधिक भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों की इमारतों में निर्माण सामग्री हल्की होना चाहिए। क्यों? यदि जैसे मान चलो दोस्तों कभी कोई भूकंप आए और वस्तु गिरे तो उससे चोट कम पहुंचेगी, और भारी सामग्री उपयोग करोगे तो उससे आपको ज़्यादा चोट पहुंचेगी। बाकी तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बस एक ही चीज़ गलत है कि निर्माण में भारी सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, अब मैं 50 बार पढ़ चुका हूं कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। लेकिन मैं आज इस फार्मूला को फिर लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ आपको एक नई चीज बताना है। ठीक है,
देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। कहने का मतलब दोस्तों क्षेत्रफल और दाब, ठीक है, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। मतलब दोस्तों दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो क्या होगा, दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम करोगे तो दाब बढ़ेगा। समझ गए, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है, इस चीज को समझ गए ना। अच्छा, अगर मान के चलो दोस्तों मैंने एक दो खीला लिया, एक बोठला लिया, जो मतलब बोठला मतलब समझते हो गया आप, और एक नुकीला लिया, तो अगर मैं इसके ऊपर हथौड़ा ठोकूंगा तो कौन सा जल्दी ठोकेगा, नुकीला ठोकेगा। क्यों, क्योंकि नुकीले के जो सिरा रहेगा दोस्तों उसका देखना, उसका क्षेत्रफल जो नुकीली सिरे का रहेगा वो बहुत कम रहता है। इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि जिसका क्षेत्रफल कम रहेगा उसका दाब अधिक रहेगा, तो अधिक दाब लगेगा, इसलिए खट से खीली ठुक जाती है। लेकिन जो बोठली रहती है दोस्तों उसमें क्या होता है, उसमें दबाव उतना अच्छा नहीं लग पाता, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, दाब का मात्रक क्या होता है भाई, तो देखिए दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति हो गया, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। दाब अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, अब देखिए द्रव के कारण दबाव, ठीक है, तो द्रव के कारण जो दबाव होता है दोस्तों इसका फार्मूला याद रखना, HdG होता है। H क्या है, गहराई है, मतलब द्रव की जो गहराई है, D क्या है, उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व है, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो देखिए अगर गहराई को बढ़ाओगे ये होता है P बराबर क्या होता है, HdG, द्रव द्वारा लगाया गया दाब, ठीक है। तो गहराई बढ़ेगी भाई तो दाब भी बढ़ेगा, सीधे सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, द्रव के कारण दाब क्या होता है, गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। गहराई बढ़ेगी दाब बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात में आसानी से जंग नहीं लगता, वह इसका मिश्र धातु है। तो इस्पात जो होता है दोस्तों याद रखना लोहा का मिश्र धातु होता है। इस्पात को अगर मैं कह देता स्टील, तो याद रखना दोस्तों स्टील जो होता है, इस्पात जो होता है, लोहा, कार्बन और कुछ अन्य धातु कुछ अन्य तत्व होते हैं जिनसे मिलकर के बनता है मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र धातु क्या होती है, धातु या अधातु, दो या दो से अधिक धातु या धातु के मिलने से क्या होता है, मिश्र धातु बनती है, ठीक है। लोहा के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि लोहा, देखिए लोहा की चीज़ें आप बहुत देखते हैं, बहुत सारी जगह में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूं दोस्तों कि लोहा की बहुत ज़्यादा उपयोग में होने के बावजूद भी शुद्ध लोहे का उपयोग कभी नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्न में से कौन घर्षण न्यूनतम करता है, तो देखिए पृष्ठ के बीच पहियों का उपयोग, बिल्कुल ये सही करेगा, ठीक है। टायर में खांचे, ये तो घर्षण बढ़ाता है। टायर में जो होता है दोस्तों खांचा, और जो जूते होते हैं जूते के तलबे में, तो दोस्तों याद रखना खांचे घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। और इस पर सर्पलशील सड़क पर बजरी का प्रसार, अगर दोस्तों सड़क पर आप बजरी फैलाओगे, बजरी मतलब समझ रहे हो ना, बारीक गिट्टी, तो उससे क्या होगा, घर्षण बढ़ेगा ना भाई, खुरदरापन बढ़ेगा ना, है ना। तो याद रखना दोस्तों पृष्ठ के पहियों के बीच का उपयोग। देखिए अगर दोस्तों आपने हवाई अड्डा देखे होंगे, हवाई अड्डा में बड़ा बड़ा बैग लेके घूमते हैं लोग, उनमें पहिया लगे रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो पहुआ क्या के लिए घसीटते हैं ना वो बैग को लेके, तो घर्षण कम हो जाता है, मतलब उसमें लोटनिक घर्षण होता है। घर्षण के 3 प्रकार के होते हैं, सर्पी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक है। जिसमें लोटनिक घर्षण सबसे कम होता है, स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है। घर्षण जब पढ़ा रहा था तो पूरे टॉपिक मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरी रेगुलर क्लास देख रहा है ना भाई, उसको वो मान के चलो कि आप तो पटवारी का पेपर देखना, बस पटवारी में भी सामान्य विज्ञान आ रही इस बार, ठीक, पटवारी का पेपर देखना भाई, आपको वही अंदाजा लग जाएगा कि आपकी एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी साइंस की कितनी हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित जीवों में से किसमें कीटनाशकों की अधिकतम राशि होगी यदि एक झील संदूषित है। देखिए भाई झील में कीटनाशक है, मान के चलो ये झील है, इसमें कीटनाशक डली है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें छोटी मछली जो रहेगी उसको बड़ी मछली खा लेंगी। बड़ी मछली को कौन खाता है, बड़ी मछली को दोस्तों ये प्राणी मंत्र प्लवक खा जाते हैं, ठीक है, जो जू प्लांक्स खा जाते हैं। और इनको कौन खाते हैं, पक्षी खाते हैं, ऊपर से आके खाते हैं ना पक्षी। तो याद रखना दोस्तों सबसे ज्यादा कीटनाशक किसका होगा, ये पक्षियों में ही होगा ना, ठीक है, पक्षियों में उसका प्रभाव दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस तरह की प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो सिंपल सा दोस्तों याद रखना इन्वर्टेड एंड डैमेज्ड है, ठीक है, मतलब दोस्तों अधोशीर्षी और ह्रासित, ठीक है। नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किस प्रकार का वो होता है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो अधोशीर्षी और ह्रासित। देखिए मानव नेत्र जो होता है दोस्तों याद रखना इसमें उत्तल लेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मानव नेत्र जो होता है दोस्तों इसमें उत्तल लेंस होता है, ठीक है। चलिए आगे कभी जब भी रेटिना मानव नेत्र का क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी चीज़ वहाँ मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का सबसे छोटा भाग जो हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है? बालचंद्र कहलाता है। बालचंद्र ऐसा दिखाता ना छोटा चंदा, ठीक, चंदा मामा वही है बालचंद्र, ठीक है। कितने मिनट मिलकर 6 घंटे बनते हैं? ये कोई क्वेश्चन है क्या भाई? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में 360 मिनट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन क्यों आया? भैया ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखे हैं तो आ रहे हैं, ठीक है। उनको कोई शौक तो ना है कि वो इतने सरल क्वेश्चन पूछें, उनको तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर बनाना है ना, इसलिए वो इस सब प्रकार के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। वो तो ये भी दे सकते थे ना कि ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए बी ओ, इस ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि वो रक्तदाता ग्रुप, सर्वग्राही ग्रुप, वो सब जो लुसेंट में पढ़ा ना, वो यहाँ नहीं आएगा भाई। यहाँ क्वेश्चन श्यानता से नहीं आते, पृष्ठ तनाव से देखने को नहीं मिलते, ठीक है। चलिए, और यदि आपने इससे आएंगे भी तो आप तो लुसेंट कब से पढ़ रहे हो ना, सब पढ़ चुके होगे वो, ठीक है। और नहीं भी पढ़े होगे तो एक दिन पढ़ लेना भैया उनको, ठीक है। क्या लुसेंट पढ़ने में कितना समय लगता है? लुसेंट की साइंस पढ़ोगे तो एक दिन में हो जाएगी पूरी, ठीक है। एक बार पढ़ के चल जाना, क्वेश्चन आता है तो उससे बन जाता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुकाम और फ्लू में दोस्तों एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण क्या है? वायरस है, ठीक है। एंटीबायोटिक मतलब दोस्तों सिंपल सा नाम ही में लिखा है एंटीबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है दोस्तों? बैक्टीरियल। बैक्टीरियल मतलब जीवाणु, तो ये तो क्या है? विषाणु। विषाणु दोस्तों, जुकाम और फ्लू जो होता है विषाणु से होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक काम आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक। चलिए, तो ये होगा लगभग मेरे दोस्तों 25 क्वेश्चन, लगभग नहीं 25 ही क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ दोस्तों की क्लास आपको पसंद आएगी, ठीक है। और यदि आपको देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं ना तो मुझे टेंशन नहीं है, ठीक। मैं बिल्कुल ये चीज़ में नहीं हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मेरा भला होगा, ऐसा नहीं है। मैं तो दोस्तों सिर्फ उन स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूँ जो बाकायदा में पढ़ना चाहते हैं, ठीक। क्योंकि मेरे पास समय रहता है, ठीक है। तो मेरा एक उद्देश्य ये है कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट ये ना कहे कि सर आपने हमें ये नहीं पढ़ाया था, ठीक है। और यदि पढ़ने के बाद मैं जितना पढ़ा रहा हूँ पढ़ ले, उसके बाद दोस्तों अगर मेरे पढ़ाए हुए 2 बंदे भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, ठीक। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।